सो बच्चों, लास्ट फाइनेंशियल लिटरेसी के सेशन में वी डिड विद सेबी द सैवियर। सेबी कैसे आपकी हेल्प करता है, और सबसे बड़ी चीज सबको याद होनी चाहिए दैट सेबी इज प्रैक्टिकली अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया। और सेबी बराबर से शिकंजा कसता है, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे स्टॉक ब्रोकर हो, कोई भी हो, सबके ऊपर। बट सबसे ज्यादा जो हम सेबी को जानते हैं एज एन इन्वेस्टर, वो इस तरह से जानते हैं कि म्यूचुअल फंड मार्केट्स को बहुत बेटर तरीके से इनको रेगुलेट करना आता है। तो व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड, ये तो आप सबको पता होगा। अब म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ और बातों का जिक्र जो आज तक हमने नहीं किया, हम उसको करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज नेट असेट वैल्यू या एनएवी किसको बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए देयर इज अ पर्सन मिस्टर एक्स, और ये काफी पढ़ा लिखा पर्सन है, इसके पास काफी अकल है, मेरे से और आपसे भी ज्यादा। इसने 5,000 लोगों से बोला कि भाई ज्यादा नहीं, सब लोग मेरे को 10-10 हजार रुपए दे दो बस। तो एक इंसान अगर 10,000 रुपए देगा तो 5,000 लोग टोटल कितने पैसे दे देंगे, जरा कैलकुलेट करके इसको बताते हैं सबको। और आप भी इसको कैलकुलेट करेंगे मेरे साथ साथ। सो इट इज 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो और अटैच कर लीजिए। और तो भाई कितनी रकम बन गई है टोटल? इट्स वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 5 करोड़ रुपए। ये 5 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड की भाषा में बोला जाता है व्हाट इज नोन एज कॉर्पस। क्या बोला जाता है बच्चों? कॉर्पस मतलब टोटल कैपिटल जो इन्वेस्ट होगी। अब 5 करोड़ रुपए में से कुछ पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट हुआ, कुछ सिल्वर में, कुछ लेटर्स से शेयर्स में इन्वेस्ट हुआ, कुछ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट हुआ, कुछ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट हुआ। अलग अलग जगह ये पैसा इन्वेस्ट हुआ है। व्हाट इट क्लियर? तो 5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह पे हो गया। अब ये इन्वेस्टमेंट होगा कैसे? एक आदमी तो 5 करोड़ इन्वेस्ट कर नहीं रहा है। द पर्सन्स आर इन्वेस्टिंग हाउ मच ईच, बच्चों मेरे एग्जाम्पल में 10,000 रुपए। तो यहां पे माना जाएगा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 यूनिट इज ऑफ ₹10। हाउ मच? 1 यूनिट इज ऑफ ₹10। तो प्रश्न ये उठता है कि एक यूनिट अगर 10 रुपए की है तो 10,000 रुपए में कितनी यूनिट्स आ जाएंगी? तो जवाब क्या होगा? 1,000। तो एक पर्सन अगर 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है तो वो कितनी यूनिट्स होल्ड करेगा? आंसर इज 1,000। और टोटल कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट है भाई? 5 करोड़ का। और एक यूनिट कितने रुपए की है? 10 रुपए की। तो अगर आप 5 करोड़ रुपए को डिवाइड कर दें 10 से, तो नंबर ऑफ यूनिट्स जो आएंगी दैट वुड बी 50 लाख यूनिट्स। हाउ मच चिल्ड्रन? 50 लाख। तो एक यूनिट 10 रुपए की है, तो 5 करोड़ रुपए में कितनी यूनिट्स बनेंगी? 50 लाख। और 10,000 रुपए लगाने वाले को कितनी यूनिट्स मिलेंगी? 10 रुपए। इतनी बात सबको समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई? यहां तक कोई क्वेरी यस। किसी की है? कोई क्वेरी नहीं? चलिए, वेरी गुड। तो जिस दिन हमने अपना स्कीम लॉन्च किया, उस दिन को हम इस स्कीम की लॉन्चिंग के लिए एक शब्द यूज करते हैं। जैसे कंपनी शेयर्स बेचती है तो उसको आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। वैसी म्यूचुअल फंड के केस में आईपीओ नहीं होता है, एनएफओ होता है। क्या होता है बच्चों? एनएफओ सुना होगा आपने, एनएफओ ओपन्स टुडे लाइकवाइज। तो एनएफओ का फुल फॉर्म सब बच्चे लिख लें, बहुत आसान है। इट इज न्यू फंड ऑफर। तो जब हमने एनएफओ लॉन्च किया, उस दिन हमारी एक यूनिट का जो दाम था वो 10 रुपए था। टोटल हमने 50 लाख यूनिट 5,000 लोगों को बेची, और हर इंसान से कितना पैसा लिया? 10,000। और हर इंसान को यूनिट कितनी दी? 1,000। इज दैट क्लियर? और 50 लाख यूनिट बाजार में गई। अब मान लीजिए आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, ये जो इन्वेस्टमेंट हमारा था इसमें कुछ फ्लक्चुएशन होता है। गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है, सिल्वर का भी बढ़ जाता है, शेयर्स का भी बढ़ जाता है, बट बॉन्ड्स और रियल एस्टेट गिर जाता है। और ये सारा पैसा जो 5 करोड़ रुपए का कॉर्पस था, नाउ दिस कॉर्पस इज ऑफ रुपीज, मान लेते हैं 5 करोड़, लेटस से 70 लाख रुपए।
तो 5 करोड़ का कॉर्पस आज कितने का हो गया बच्चों? 5 करोड़ 70 लाख का। तो ये जो इंसान है मिस्टर एक्स, क्या ये सेवाएं फ्री में देगा हमको? जिनके मुंह में आवाज है वो बोल सकते हैं, क्या ये इंसान सेवाएं फ्री में देगा बच्चों हमको? नो, ये नो अपने सर। कुछ चार्जेस लेगा। तो इस 5 करोड़ 70 लाख रुपए में सेबी ने रेगुलेट किया है कि आप कितना खर्चा कर सकते हैं, तो जिसे फी और एक्सपेंस बोलते हैं। मान लीजिए 10 लाख रुपए, तो 5 करोड़ 70 लाख में से ये 10 लाख रुपए अपना निकाल लेंगे, और पब्लिक का 5 करोड़ 60 लाख रुपए इनके पास पड़ा हुआ है। तो इन्वेस्ट किया था 5 करोड़ बच्चों, और आज ये 5 करोड़ बढ़ के कितना हो गया? 5 करोड़ 60 लाख। कितना पैसा बढ़ गया चिल्ड्रन? कितना पैसा बढ़ गया? 60 लाख 60 लाख। रुपीज बढ़ गया। 60 लाख। और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो थी वो थी हाउ मेनी? 50 लाख यूनिट। तो जब 5 करोड़ 60 लाख को 50 लाख यूनिट से डिवाइड करते हैं, लेट सी क्या वैल्यू आएगी। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। 56 डिवाइडेड बाय 5, कैलकुलेट करिए। व्हाट इज 56 डिवाइडेड बाय 5 चिल्ड्रन? 11 रुपए 20 पैसे है हमारी आज की NAV, नेट असेट वैल्यू। क्या है बच्चों ये? नेट असेट वैल्यू। कैलकुलेशन कैसे हुआ आप समझ गए? जो भी हमारा कॉर्पस था वो हमारी असेट थी, उसमें से म्यूचुअल फंड के खर्चे और जो भी पेमेंट्स इनको करने हैं, लाइबिलिटीज वगैरह, माइनस कर दिया। पता लग गया कि आज हमारी हैसियत कितने की है। इसे नेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि माइनस करने के बाद कुछ आता है। असेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इतना पैसा आपका म्यूचुअल फंड हाउस में और म्यूचुअल फंड हाउस का मार्केट में लगा हुआ है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नेट असेट। नेट इसलिए क्योंकि डिडक्शन के बाद आया, असेट इसलिए क्योंकि हमारी जायदाद है, क्योंकि एक वैल्यू है इसलिए इसे वैल्यू बोला जाता है। तो जो आपने एनएफओ में एक यूनिट 10 रुपए की ली थी, आज ये बाजार में कितने की है? 11 रुपए 20 पैसे की। अगर आपको पैसे चाहिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप अपने फंड एडवाइजर एजेंट को बोलिए, वो म्यूचुअल फंड हाउस में कांटेक्ट करेगा और आपका पैसा आपको दिलवा देगा। ये पुराने जमाने की बात थी। आजकल ऐप आते हैं, आप ऐप पे रिक्वेस्ट प्लेस करिए और 48 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। मैं इसका एक छोटा सा व्यू भी आपको अभी दिखा दूंगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां तक कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क, नहीं तो इसको झटपट अपडेट कर लें। तो ये है बच्चों के फिनटेक ऐप, जिसको मैंने अपने अंगूठा छाप से कर लिया है। और अब ये कह रहा है कि ओटीपी आएगी तभी चलेगा ये। 913947 ओटीपी आ गई। अरे चलो भाई, 91347 ओटीपी आ गई। वैलिडेट। अरे कितनी थी ओटीपी? 91347 थी क्या ओटीपी? मुझे ही चेक कर लें। वॉज 913947 वैलिडेट हो गया बच्चों। अब देखिए यहाँ पे मेरे इन्वेस्टमेंट्स भी दिखा रहा है। एकदम कॉर्नर पे पोर्टफोलियो पे क्लिक करूंगा तो आपको बहुत ढेर सारी चीजें नजर आ रही होंगी। पोर्टफोलियो, ज्वाइन एनपीएस, देन ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, ट्रांजैक्ट आ रहा होगा, स्टेटमेंट वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत कुछ नजर आ रहा है आपको। यस बहुत यस कुछ सर। नजर आ रहा है। तो अब यहाँ पे अगर मैं ट्रांजैक्ट वाले बटन को क्लिक करता हूँ, तो इसमें एक आपको रिडेम्पशन का बटन नजर आ रहा होगा। रिडेम्पशन रोबो और एक रिडेम्पशन। तो रिडेम्पशन रोबो में इट इज ऑल ऑटोमेटिक, और अगर मैं सिर्फ रिडेम्पशन क्लिक करूंगा तो फिर थोड़ी सी कागजी कार्रवाई करनी कर सकती है। तो हम आते हैं रिडेम्पशन रोबो पे। ठीक है, बट ये कह रहा है कि फैसिलिटीज करेंटली एनेबल्ड माइनर के लिए, चलो छोड़ दो इसको। तो सीधे रिडेम्पशन पे आते हैं। या रिडेम्पशन से पहले भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, एक इंस्टा कैश रिडेम्पशन है। अरे ये भी सपोर्ट नहीं कर रहा भाई, चलिए कोई बात नहीं। तो रिडेम्पशन पे आते हैं। अब यहाँ पे ये मेरे से पूछेगा कि आप रिडेम्पशन में किस चीज को रिडीम कराना चाहते हैं। तो मेरे को पहले फंड बताना पड़ेगा, कैनरा रेपेको निप्पॉन PGIM। तो अगर मैं निप्पॉन पे क्लिक कर देता हूँ, फिर मैं निप्पॉन में मेरी 1 2 3 4 5 स्कीम्स हैं, मैं किसका पैसा लेना चाहता हूँ। मान लीजिए मैंने एक स्कीम को इसमें से क्लिक कर दिया, तो इस समय मेरा इस स्कीम में 3,07,000 रुपये लगा हुआ है। कम से कम मेरे को 100 रुपये निकालना पड़ेगा। ठीक है, उससे कम में नहीं निकाल सकते। तो रिडेम्पशन टाइप, कुछ पैसा चाहिए या पूरा चाहिए? तो अगर मैं फुल पे क्लिक कर दूंगा तो पूरा पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। पार्शियल पे क्लिक करूंगा तो मेरे को बताना पड़ेगा, और ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है, इसमें मेरा पैसा आ जाएगा। तो लोगों को समझ में आ गया कैसे रिडेम्पशन होता है। तो इस तरह से आप अपनी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को जब चाहें तब रिडीम करा सकते हैं। एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दिस? नो बस सर। बात समझ में आ गई?
तो इस तरह से जो भी वैल्यू नजर आ रही है लेटेस्ट, उस वैल्यू पे मेरा पैसा मेरे को वापस मिल जाएगा। अब ये लेटेस्ट वैल्यू होती कब की है, ध्यान से सुनिएगा। आज है डे थर्सडे बच्चों, और आज स्टॉक मार्केट अभी ओपन हो चुका है, चल रहा है, ठीक है। आज अगर मैं अभी 11:30 बजे क्लिक करता हूं कि भाई मेरे को मेरा पैसा चाहिए, तो जो कल की वैल्यू रही होगी उस पे मेरे को पैसा मिल जाएगा। कुछ स्कीम्स लेटेस्ट आज के प्राइस पे एग्जिट होंगी, कुछ कल के प्राइस पे होंगी। तो इसी को हमारे लिए जानना बहुत जरूरी था कि भाई एनएवी जैसी चीज होती क्या है। तो जो भी प्रेजेंट मार्केट वैल्यू आपके म्यूचुअल फंड की यूनिट की होती है, उसी को आप एनएवी बोलते हैं। अगर मार्केट ऊपर बढ़ेगा तो आपका एनएवी भी बढ़ जाएगा, अपवर्ड ट्रेंड। मार्केट गिरेगा तो आपकी एनएवी भी गिर जाएगी, डाउनवर्ड ट्रेंड। तो इसको अपडेट करिए। फिर ये न्यूज़पेपर कटिंग से कुछ बातें आपको समझानी है आज। तो चलिए बच्चों, न्यूज़पेपर कटिंग की थोड़ी कहानी आपको दिखा दूं तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि भाई आपने आज सही में दीपावली पे कुछ कमाने लायक चीजें पढ़ ली। अगेन नेम है मिड कैप, उसके बाद यहाँ पे टैक्स गेन, फिर आपको टैक्स गेन नजर आ रहा है, इक्विटी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड। तो टैक्स गेन का मतलब, अगर आपने इस वाले म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया तो जो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे उस पर टैक्स नहीं लगेगा, जो रिटर्न होगा उस पर टैक्स लगेगा। आई रिपीट, प्रिंसिपल मनी टैक्स में से छूट जाएगा। 10 लाख रुपए अगर आप कमा रहे हैं और 1 लाख रुपए टैक्स गेन फंड में लगाते हैं, तो भारत सरकार 9 लाख पे आपसे टैक्स मांगेगी। ठीक। आरपी के आगे जी और डी लिखा है बच्चों, जी और डी नजर आ रहा है सबको? अगर नहीं नजर आ रहा तो यस मैं सर। इसका यस सर। साइज थोड़ा और बढ़ा देता हूं। जी और डी सबको नजर आने लग गए? चलिए, यस यस सर। सर। ये जी और डी का मतलब क्या है? जी मतलब ग्रोथ है। अगर कंपनीज जहां पे आपके पैसे लग रहे हैं वो म्यूचुअल फंड हाउस को डिविडेंड देती हैं, तो म्यूचुअल फंड हाउस उसको री इन्वेस्ट कर देगा, आपको देगा नहीं। ऐसा आप ही का रहेगा, भागेगा नहीं लेके, री इन्वेस्ट होगा, मिलेगा नहीं। ये ग्रोथ फंड होता है। और जहां पे आपका पैसा लगा है उन कंपनीज के शेयर्स में, शेयर्स पे म्यूचुअल फंड हाउस को पैसा मिलेगा, डिविडेंड के नाम पे म्यूचुअल फंड हाउस आपको दे देगा। इट इज डिविडेंड। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डिविडेंड? यस सर। चलिए, यस सर। लॉजिक समझ में आ गया। तो ग्रोथ और डिविडेंड में बस यही डिफरेंस होता है। ग्रोथ फंड में आपका पैसा री इन्वेस्ट होता जाता है और डिविडेंड फंड में आपको डिविडेंड मिलता जाता है। बाकी अभी मैं आगे ढेर सारे टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स आपको पढ़ाऊंगा। चलिए, चार्जेस ऑन म्यूचुअल फंड। किसी जमाने में जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते थे तो म्यूचुअल फंड हाउस आपसे एक एंट्री चार्ज लेता था और एक एग्जिट चार्ज लेता था। मतलब सर, अगर आप 10,000 रुपए लगा रहे हैं तो आपका इन्वेस्ट होगा, मान लीजिए 9,970 रुपए। कितना पैसा कट गया? 30 रुपए। 30 रुपए 10,000 का कितने परसेंट होता है, एक बार कैलकुलेट कर लीजिए जरा। 30,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100, 0.3% आपका काट लिया जाएगा। ये 0.3% इज एंट्री लोड। क्या बोलते हैं? एंट्री लोड। और कल को मान लीजिए आपका ये 10,000 रुपए लेटेस्ट से कुछ साल बाद 15,000 हो गया, और आप कह रहे हैं मेरा पैसा मेरे को वापस चाहिए। म्यूचुअल फंड हाउस कहेगा ठीक है, हम रिडेम्पशन कर देते हैं। रिडेम्पशन का मतलब रीपेमेंट कर देते हैं, बट रीपेमेंट में हम 400 रुपए आपके काट लेंगे। तो वो लोग आपको कितने पैसे देंगे? 14,600। तो लेट अस अंडरस्टैंड, 400 रुपए जब कटे 15,000 रुपए में, तो ये हुआ 0.026%। तो अगेन 0.026%। जस्ट लेट मी कैलकुलेट, एक कैलकुलेशन में गड़बड़ी है भाई, सॉरी 2.6% था, गलती से मैंने 0.26 लिख दिया। 2.6% इट इज एग्जिट लोड। अब समस्या ये है, सर पैसा मेरा, मैं जब जमा कराऊं तब भी कुछ कटेगा और जब मैं निकालूं तब भी कुछ कटेगा। भाई जो आपका पैसा मैनेज कर रहा है खाएगा कहां से? गुरुद्वारे में लंगर तो खाएगा नहीं। तो ये बातें जब बढ़ी आगे तो सेबी को बहुत गुस्सा आया, और सेबी ने कहा भाई ये कुछ हद तक गलत है। तो एंट्री लोड प्रैक्टिकली आज की तारीख में खत्म हो चुका है। आज एक नॉमिनल 100 रुपए की फीस लगती है बस। कितने रुपए की बच्चों? 100 रुपए। अगर आप 25 करोड़ रुपए भी म्यूचुअल फंड में एक साथ डालते हैं, मात्र 100 रुपए कटेगा आपका बस। और सर बाकी इतने में काम हो जाएगा उनका? नहीं नहीं नहीं। बाकी जब आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, मार्केट बढ़ेगी तो उससे जो प्रॉफिट होगा वो म्यूचुअल फंड हाउस अपनी फीस उसमें से काटेगा। एंट्री करते टाइम आज की तारीख में प्रैक्टिकली कोई भी एंट्री लोड जैसी चीज मार्केट में नहीं है।
बस एक मार्केट में नॉमिनल सी 100 रुपए की फीस है। हाँ, एग्जिट लोड पे कॉन्सेप्ट अलग अलग है। कुछ स्कीम्स बोलती हैं अगर पैसा जमा कराने के 6 महीने के अंदर आपने पैसा निकाल लिया तो हम कुछ पैसा आपका काट लेंगे। कुछ स्कीम कहती है अगर 1 साल के अंदर पैसा निकालोगे तो काट लेंगे। कुछ कहती है 2 साल के अंदर अगर पैसा निकालोगे तो हम थोड़ा सा पैसा काट लेंगे। बट अगर 2 साल के बाद आप पैसा निकालते हैं तो अगेन इंडिया में आज की तारीख में एग्जिट लोड जैसा भी कुछ नहीं है। तो एज ऑफ टुडे अगर आप चार्जेस की बात करें तो वी हैव अ वेरी नॉमिनल एंट्रेंस फी, फिक्स्ड है 100 रुपए। देयर आफ्टर कुछ स्कीम्स में वी हैव एग्जिट लोड एंड देन देर इज अ फी जो सर्टिफाइड बाय सेबी है, जो रेंज करती है बच्चों 0.25% से लेकर लगभग 2.5% ऑफ द असेट्स अंडर मैनेजमेंट। जितने करोड़ रुपए का म्यूचुअल फंड हाउस पैसा बाजार में आप लोगों का लगवा रहा है उसका 0.25 से 2.5% तक म्यूचुअल फंड हाउस अपने पास रख सकता है एज फी। इसी में इनको पूरे ऑफिस के खर्चे, फंड एडवाइजर की सैलरी, इंप्लॉय की सैलरी, सब कुछ इसी के अंदर मैनेज करना है। तो समझ लीजिए कि अगर 1,000 करोड़ का फंड है और 2% भी फीस है तो हो गया लगभग ये फॉर एग्जाम्पल 20 करोड़ रुपए। और 20 करोड़ रुपए तो बहुत होता है, कम नहीं होता है। मतलब महीने का 1.5 करोड़ भी अगर खर्च करें, फंड एडवाइजर को 30-35 लाख रुपए सैलरी भी दे दें, 50 लाख रुपए ऑफिस में और एम्प्लॉयज को भी सैलरी दे दें, तब भी ठीक ठाक पैसा इनके पास बच जाएगा। ओके, तो ये फीस से भी रेगुलेट करता है और ये फिक्स रहती है, ये चेंज नहीं होती। अगर आपका म्यूचुअल फंड शेयर्स में पैसा लगाता है तो फी इज लेस, डिबेंचर में अगर पैसा लगाता है तो फी इज बिट मोर। तो दीज आर जनरली द चार्जेस फॉर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। क्वेरीज इफ एनी कैन आस्क। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। अब आप डिसाइड करेंगे कि आपके लिए म्यूचुअल फंड सही है या नहीं। एक ये वेबसाइट भी है म्यूचुअल फंड सही है, क्योंकि आप तो स्टूडेंट हैं, छोटे बच्चे हैं अभी, तो आप उन वेबसाइट्स के बारे में ज्यादा जानकारी यहां से भी पा जाएंगे। तो चलिए, म्यूचुअल फंड का बहुत वाइड चॉइस होता है, हर पर्सन के हिसाब से अलग अलग टाइप ऑफ स्कीम्स हैं। तो हमारे पास एक मिस्टर मनी है, एक मिस आशा है, एक रघु है और एक अनुज है। इनके पास कुछ पैसे हैं और ये अलग अलग टाइप ऑफ फंड्स को जानना चाहते हैं। इनका एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है मिस्टर विज। तो मिस्टर मनी कह रहे हैं कि मेरे पास 1 लाख रुपए है, बट मेरे को ऐसा म्यूचुअल फंड चाहिए जिसमें सेफ्टी इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। मिस आशा कह रही है मेरे पास भी 1 लाख रुपए है, बट मेरे को इंटरेस्ट सेफ्टी में नहीं, लिक्विडिटी में है, कि जब मैं चाहूं तब मेरे को मेरा पैसा वापस मिल जाए। मिस्टर रघु कह रहे हैं कि भाई मेरे पास भी 1 लाख रुपए है, बट मेरे को ऐसा म्यूचुअल फंड बताओ जिससे मेरी रेगुलर इनकम होती रहे। तो एक इंसान सेफ्टी चाहता है, एक इंसान लिक्विडिटी चाहता है और एक इंसान रेगुलर इनकम चाहता है। और मिस्टर अनुज कह रहे हैं कि भाई मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, मैं गरीब आदमी हूं, तो मैं स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता हूं रेगुलरली। तो मिस्टर अनुज के लिए सबसे अच्छा तरीका है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि भाई तुम हर महीने इन्वेस्ट करते रहो, हर 3 महीने में इन्वेस्ट करते रहो, हर हफ्ते इन्वेस्ट करते रहो। अगर तुम्हारे पास ढेर सारे पैसे नहीं है तो जो लोगों के पास ढेर सारे पैसे हैं और ये एक बार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बच्चों, इसे भी म्यूचुअल फंड बोलते हैं। और जिसके पास कम पैसे हैं और वो हर महीने इन्वेस्ट करना चाहता है उसे भी म्यूचुअल फंड बोलते हैं। कुछ लोगों के अंदर दिमाग में एक मिथ होता है कि एसआईपी अलग होता है और म्यूचुअल फंड अलग होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, होता सब म्यूचुअल फंड है बच्चों। अगर आप एक साथ इन्वेस्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? लमसम इन्वेस्टमेंट। और डेफिनेट पीरियड ऑफ मंथ, क्वार्टर, हर वीक इन्वेस्ट करते हैं तो इसे एसआईपी बोलते हैं। तो दोनों है म्यूचुअल फंड ही, कि आपका पैसा किसी के थ्रू बाजार में जा रहा है और वो पढ़ा लिखा इंसान फंड मैनेजर है बेसिकली। ओके, तो अगर आप एक साथ इन्वेस्ट करते हैं तो इट इज लमसम, और अगर पीरियोडिकली इन्वेस्ट करते हैं तो इट इज एसआईपी। तो ये कंफ्यूजन सबको क्लियर हो गया, व्हाट इज एसआईपी, व्हाट इज लमसम इन्वेस्टमेंट। चलिए, तो अब यहाँ पे मिस्टर वेस कह रहे हैं कि यस, मैं नो तो किसी को नहीं बोलूंगा, तो अलग अलग चीजें सबके लिए हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इनको ग्रोथ स्कीम भी बोलते हैं। दे ओनली इन्वेस्ट इन शेयर्स। ये ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो सिर्फ शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं पैसा आपका, और कहीं नहीं। डेट फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं विच इन्वेस्ट मनी ओनली इन डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स।
जनरली इक्विटी फंड्स का रिटर्न ज्यादा होता है बच्चों, और डेट फंड्स का रिटर्न कम होता है। अगेन रिस्क इक्विटी में ज्यादा है और डेट में कम है। सबको कहानी समझ में आ गई? तो अगर आप चुलबुल पांडे हैं तो यू शुड गो फॉर इक्विटी म्यूचुअल फंड, मक्के सिंह पांडे हैं तो यू शुड गो फॉर डेट फंड। खोपड़े में बात गई? सब बच्चे समझ गए इस बात को? चलिए अपडेट करें इंफॉर्मेशन को, फिर आगे चलते हैं। बैलेंस्ड फंड, सर मतलब आधा किलो इधर आधा किलो इधर? अरे नहीं भाई, बैलेंस्ड फंड इज अ फंड where the mutual fund house invests your money in shares also and debenture और bonds also। इसमें रिस्क थोड़ा सा मॉडरेट है। सर क्यों मॉडरेट है? इसलिए मॉडरेट बोल रहा हूं बच्चों कि जो इसमें शेयर्स वाला पार्ट है उस पे रिस्क ज्यादा और बॉन्ड्स में रिस्क कम, तो मिलाकर योर रिस्क हैपेंस टू बी मॉडरेट। हाँ वो भी कर सकता है, जैसे रिलायंस म्यूचुअल फंड है, इसने अपना पैसा 4 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, उसको फंड ऑफ फंड्स बोलते हैं, अभी आएगा वो भी आगे। तो बैलेंस्ड फंड शब्द का मतलब समझ में आ गया? तो किसी भी फंड को सिर्फ और सिर्फ प्योर इक्विटी फंड बोलने के लिए इट इज वेरी नेसेसरी कि मिनिमम 65% पैसा शेयर्स में लगा होना चाहिए। तो अगर 100 करोड़ रुपए का फंड है और आपने 65 करोड़ रुपए लोगों का शेयर्स में लगवाया है, इट इज एलिजिबल टू बी कॉल्ड एज इक्विटी म्यूचुअल फंड। और बैलेंस में जरूरी नहीं कि 50-50 हो, 40-60 हो सकता है, 70-30 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट अगर 65% या उससे ज्यादा पैसा इक्विटी में लगा है, शेयर्स में लगा है, तो आप उसे इक्विटी फंड ही बोलते हैं। इज दैट अंडरस्टूड वेल? इज दैट अंडरस्टूड वेल? Yes, sir. Yes, sir. यहां तक सबने लिख लिया तो मैं आगे चल सकता हूँ? Yes, Yes, sir. sir. टैक्स सेविंग फंड क्या होता है? आप यहां पे जितना भी प्रिंसिपल मनी इन्वेस्ट करते हैं, प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। मतलब सर, मतलब मान लीजिए कि मिस्टर एक्स इज अ पर्सन जिसने साल भर में 19,40,000 रुपए कमाए। कितना कमाया? 19,40,000। और टैक्स सेविंग फंड में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। तो मिस्टर एक्स की जो टैक्सेबल इनकम होगी, मैं इसको थोड़ा सा एडिट करना चाहूंगा क्योंकि एक्चुअली 2 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते, 80C की लिमिट ही 1.5 लाख की है। मान लीजिए 1,40,000 रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम होगी दैट वुड बी ₹18 लाख। तो 18 लाख रुपए पे आप भारत सरकार को टैक्स देंगे। जो प्रिंसिपल आपने इन्वेस्ट किया है उस पर टैक्स नहीं लगता। हाँ, कल को इस 1,40,000 के म्यूचुअल फंड पे जो गेन होगा उस पर जरूर टैक्स लगेगा। ओके, तो अगर आपको सिर्फ ग्रोथ की चिंता है तो इक्विटी फंड में जाइए, थोड़ा डर लगता है तो डेट फंड में जाइए, कुछ कुछ होता है स्वीट एंड सार सूप पीना है तो बैलेंस फंड, टैक्स बचाना है तो आपके लिए टैक्स सेविंग फंड सबसे अच्छी चीज है। अब टैक्स सेविंग फंड सबसे अच्छा क्यों बोला सर आपने? आप अच्छा भी बोल सकते थे, क्योंकि हमारे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स में देयर इज अ लॉक इन पीरियड। आई रिपीट, देयर इज अ लॉक इन पीरियड। एक पर्टिकुलर टाइम से पहले आप अपना पैसा निकाल नहीं सकते। तो सारे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स की अगर बात करें, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम, देयर आफ्टर आप बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड्स। तो बच्चों म्यूचुअल फंड्स में जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का है, एनएससी में 5 साल का है, पीपीएफ में 15 साल का है, एनपीएस में 60 इयर्स एज का है। जब आपकी एज 60 साल हो जाएगी, अगर आपने 50 साल में एनपीएस अकाउंट खोला तो 10 साल इन्वेस्टमेंट लॉक्ड रहेंगे आपके। और उसके बाद भी 60 साल की उम्र में भी पूरा पैसा नहीं निकाल सकते, 60% निकाल सकते हैं। 40% पैसा वहां पे इन्वेस्टेड रहेगा, उससे हर महीने रिटर्न्स मिलेंगे। डेथ हो जाने पे नॉमिनी को मिल जाएगा। तो सबको अगर आप एक बार कंपेयर करें तो सबसे कम टाइम में किसमें पैसा आपका वापस आ रहा है? म्यूचुअल फंड। Mutual fund. दैट्स वाई अगर टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको अपने रिटर्न्स पे टैक्स नहीं लगवाना, ओनली स्कीम इन द वर्ल्ड इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसके इंटरेस्ट पे भी टैक्स नहीं लगता है। बाकी म्यूचुअल फंड इनकम इज टैक्सेबल, एनएससी इंटरेस्ट टैक्सेबल,
एनपीएस टैक्सेबल, सब टैक्सेबल है, प्रिंसिपल हर जगह छूट जाएगा, पीपीएफ में तो प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट भी छूट जाता है। तो टैक्स सेविंग फंड्स, म्यूचुअल फंड्स इसीलिए अच्छे माने जाते हैं क्योंकि उसमें टाइम पीरियड जो है वो सिर्फ 3 साल का है। 3 साल के अंदर आपका पैसा, सॉरी 3 साल के बाद आपका पैसा लौट आएगा वापस। तो अगर लिक्विडिटी भी चाहिए, ग्रोथ भयंकर स्टॉक मार्केट वाली चाहिए, और समय भी कम चाहिए, मतलब पैसा जल्दी ज्यादा टाइम के लिए ब्लॉक ना हो, और टैक्स भी बचाना चाहते हैं प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट में, तो सबसे अच्छा सिर्फ ये म्यूचुअल फंड ही है जिसका लॉक इन पीरियड सबसे कम है। समझ गए टैक्स सेविंग फंड क्या होते हैं? और बाजार में स्कीम अलग अलग नाम से आती हैं, आदित्य बिरला टैक्स सेविंग फंड, संकट मोचन टैक्स सेविंग फंड, कैनरा रेबेको टैक्स सेविंग फंड, अलग अलग नाम से स्कीमें मिलेंगी। मैं आपको नॉमन क्लेचर बता रहा हूं इसका, अपडेट कर लीजिए बच्चों। अगली प्रजाति म्यूचुअल फंड्स की जो आपके सामने आ रही है, जब मन करे पैसा इन्वेस्ट करें, जब मन करे पैसा निकाल लें, नो टाइम restriction. Whensoever you feel like you can invest, whensoever you feel like you can take out your money. These type of funds are called as open-ended. But when there are fixed tenures of investment, for example, August, October, January, you can invest. November, Feb, and September, you can redeem. This type of fund is called as close-ended fund. जब मन करे तब पैसा लगाइए, जब मन करे निकाल लीजिए, ओपन एंडेड बोलते हैं। पर्टिकुलर टाइम पे कंपनी पैसा लेंगी म्यूचुअल फंड हाउस, और आपको जब वापस चाहिए तो उसी डेट के बीच में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इट इज क्लोज एंडेड। तो सर आपके हिसाब से कौन सा लेना चाहिए भाई? दोज हु आर इंटरेस्टेड इन लिक्विडिटी दे विल गो फॉर ओपन एंडेड। बट अगर आपको लिक्विडिटी में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है पैसा लगा रहे, जब कंपनी कहेगी तभी ले लेंगे वापस। तो ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड में ओपन एंडेड की लिक्विडिटी ज्यादा होती है और इनकी कंपेरेटिवली पुअर होती है। अब आपको पैसे की जरूरत कल है और पैसा आपका लगा है क्लोज एंडेड में, तो क्या बच्चों पैसे मिलेंगे आपको वापस? इट डिपेंड्स। अगर डेट ऑफ रिडेम्पशन है तो वापस मिलेगा, वरना आपको वेट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ग्रोथ प्लान, Yes, sir. income is added, or you can say reinvested. आपको अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाया, ध्यान से सुनिएगा बच्चों मेरी बात, ठीक, और इस 1 लाख रुपए को आपने दिया म्यूचुअल फंड हाउस को। म्यूचुअल फंड हाउस इससे कुछ कंपनी के शेयर्स खरीदता है, शेयर्स पे वो कंपनी म्यूचुअल फंड हाउस को 10,000 रुपए डिविडेंड देती है। म्यूचुअल फंड हाउस कहता है आपका ये 10,000 रुपए हमने री इन्वेस्ट कर दिया है, और अब आपके 1,10,000 हमारे पास पड़े हैं। ये जो म्यूचुअल फंड हाउस ने पैसा री इन्वेस्ट किया 10,000, और जो आपका 1 लाख का ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट था, मार्केट वैल्यू हो सकता है बढ़ जाए, कल को हो सकता है घट जाए, कुछ भी हो सकता है। ग्रोथ प्लान इसलिए बोलते हैं बिकॉज व्हाटसोएवर मनी इज रिसीव्ड एज डिविडेंड, ये री इन्वेस्ट होता है, ये आपको मिलता नहीं है। अगर ये आपको चाहिए तो आपको ऑप्शन टिक करना पड़ेगा फॉर्म भरते समय, इनकम प्लान, तो वहां पे इनकम आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, उसको डिविडेंड प्लान बोलते हैं। तो डिविडेंड प्लान में डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ग्रोथ प्लान में जो भी डिविडेंड होगा वो आपको मिलेगा नहीं, आपका म्यूचुअल फंड हाउस उससे भी बाजार में और यूनिट्स खरीद लेगा आपके लिए। ओके, ओपन एंडेड क्लोज एंडेड को मैं ऊपर स्क्रॉल कर दूं, अगर सब बच्चे लिख चुके हो, समझ में आ गया? चलिए, यस सर। डिविडेंड प्लान एज आई सेड, ये जो 10,000 रुपये आपको डिविडेंड मेरे एग्जाम्पल में नजर आ रहा है बच्चों, यू विल बी एक्चुअली रिसीविंग दिस डिविडेंड इन योर बैंक अकाउंट, ये री इन्वेस्ट नहीं होगा। तो यहां पे डिविडेंड प्लान में ग्रोथ सिर्फ आपके इन्वेस्टमेंट की होगी, डिविडेंड का पैसा क्योंकि आपको मिल चुका है तो ये फर्दर ग्रोथ के लिए एलिजिबल नहीं होगा। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड इन रेगुलर इनकम, उन्हें कौन सा प्लान लेना चाहिए बच्चों? डिविडेंड प्लान। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई भाई। चलिए अपडेट करें झटपट फास्ट। चलो, SWP बच्चों क्योंकि बड़ा टॉपिक है तो मैं इसको आज के लेक्चर में नहीं टेकअप करूंगा, इसके लिए मैंने पूरी एक वर्कशीट बनाई है आपके लिए, तो ये हम अगले टॉपिक में टेकअप करेंगे।
सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट। अब सर इसका क्या फायदा है? इसके लिए एक कॉम्पोजिशन आप बनाएंगे जिससे आपको पता लगेगा कि भाई SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट का अल्टीमेटली एडवांटेज क्या होता है। तो सब लोग तैयार हो जाएं SIP को समझने के लिए, बहुत मजेदार चीज है। एक कॉलम तो मंथ्स का बनेगा, देन अमाउंट इन्वेस्टेड हर महीने की, NAV, एंड फाइनली व्हाट यूनिट्स वी गेट। चलिए ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपने अप्रैल से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, तो इट इज अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। सबको नजर आ रहा है भाई? Yes, sir. सबको नजर आ रहा है? Yes, sir. चलिए, तो एक एक करके अब हम समझेंगे कि भाई ये कहानी एक्चुअली चल क्या रही है। रेडी टू अंडरस्टैंड? तैयार है समझने के लिए भाई? Yes, sir. चलो लेट्स कंटिन्यू। मान लेते हैं कि आपने हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने की सोची है, ठीक? तो इन द मंथ ऑफ अप्रैल भी आप 10,000 इन्वेस्ट करेंगे, इन द मंथ ऑफ मे भी आप 10,000 इन्वेस्ट करेंगे। हर महीने आप जो इन्वेस्ट करेंगे दैट अमाउंट साउंड्स टू बी एग्जैक्टली सेम। जस्ट लेट मी स्क्रॉल द शीट। चलिए यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। स्पेस इज गुड एट द बॉटम, तो सबको ठीक से नजर भी आएगा, नहीं तो डिस्टर्बेंस ज्यादा होगा। चलो भाई, ये अच्छी जगह, साफ सुथरी जगह मिल गई मुझे। चलिए, तो 10,000 रुपये आपने अप्रैल में इन्वेस्ट किया, 10,000 रुपये मई में इन्वेस्ट किया, 10,000 रुपये जून में इन्वेस्ट किया, 10,000 जुलाई में इन्वेस्ट किया। एवरी मंथ यू आर इन्वेस्टिंग 10,000 रुपी। अगस्त में भी आपने 10,000 इन्वेस्ट किया, सितंबर ऑल्सो 10,000 रुपीज, सब लिखते जाएं। अक्टूबर में भी 10,000, नवंबर में भी 10,000, दिसंबर में भी 10,000, जनवरी में भी 10,000, फरवरी में भी 10,000 और मार्च में भी 10,000। NAV आपने जो देखी थी इन द मंथ ऑफ अप्रैल, दैट वाज ₹10। यहाँ पे आपकी NAV जो थी, मार्केट गिर गया तो 8 रुपए आई, मार्केट और गिर गया तो 7 रुपए हो गई, थोड़ा सा मार्केट रिकवरी की तरफ गया तो 9 रुपए हो गई। पता नहीं क्या मनुसियत छा गई, अगले महीने फिर बाजार गिर गया तो ये 8 रुपए हो गई, फिर बाजार गिरा तो ये 6 रुपए तक आ गई, मार्केट में बूम आ गया तो NAV 12 रुपए चली गई, फिर NAV गिर के 11 रुपए आ गई, देन इट इज 13 रुपी। मार्केट थोड़ा गिरा तो ये 12 रुपए, फिर ये 14 रुपी और ये 15। इन द मंथ ऑफ अप्रैल नेक्स्ट ईयर, अप्रैल नेक्स्ट ईयर आपने सोचा कि चलो ये सारा का सारा पैसा जो हर महीने इन्वेस्ट हो रहा था उसे एनकैश करवाते हैं और अपने कुछ खर्चे पूरे कर लेते हैं। तो आपने अप्रैल में इन सबको बेच दिया और जब बेचा तो NAV 14 रुपए थी। अब जब बाजार में आलू 10 रुपए किलो है और आप 10,000 रुपए लेके बाजार गए, तो कितना आलू आप खरीद पाएंगे? पीपल कैन आंसर मी इजिली चिल्ड्रन। कितना आलू परचेज कर पाएंगे अगर आपके पास 10,000 रुपए है और आलू 10 रुपए किलो है बच्चों? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1,000 यूनिट्स खरीद पाएंगे बच्चों? Yes, sir. 1,000 यूनिट्स खरीद पाएंगे? और अगर यूनिट 10,000 रुपए आपके पास है और 8 रुपए की हो गई, तो आप कितनी खरीद पाएंगे? 1,250। और पीपल अंडरस्टैंडिंग हाउ आई एम कैलकुलेटिंग? Yes, sir. Yes. इन्वेस्टमेंट को NAV से डिवाइड करना है। यहाँ पे आप खरीदेंगे लगभग 1,429 यूनिट्स, यहाँ पे आप खरीदेंगे 1,101 यूनिट्स, यहाँ पे अगेन आप खरीदेंगे 1,250 यूनिट। 6 रुपए का हो गया ये, तो आप खरीदेंगे 1,667 यूनिट्स। और अगर ये
तो आप खरीदेंगे 833 यूनिट्स, और अगर ये 11 रुपए का हो गया तो आप लेंगे 909 यूनिट्स, और अगर ये 13 का हो गया तो आप क्यों लेंगे 769 यूनिट्स। तो आप ध्यान से सुनिएगा, जब दाम कम होता है मार्केट में तो यूनिट ज्यादा मिलते हैं, और जब दाम बढ़ता है बाजार में तो यूनिट कम मिलते हैं। तो आपका फायदा कब है, जब आपको ज्यादा यूनिट्स मिले बच्चों, या जब आपको कम यूनिट्स मिले? ज्यादा। तो इस समय ज्यादा। मार्केट इज हैविंग वेरी गुड टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बाजार बहुत गिरा हुआ है। जो भी इंसान आज पैसा लेके कूदेगा, हमेशा थोड़ा रशिया यूक्रेन या ईरान इराक की लड़ाई चलती रहेगी, कभी तो खत्म होगी होगी। तो आप मेरे वर्ड्स आज मार्क कर लीजिए, 31 अक्टूबर, दिन दीपावली, आज से ठीक 1 साल बाद जो आज मार्केट का हाल है, अगर आज आप घुस गए इस मार्केट में बच्चों, गारंटी शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा मैं, बट मान के चलिए मोर और लेस 12 से 15% का रिटर्न कहीं गया ही नहीं, क्योंकि जितना गिरा उतना तो वापस आएगा ही आएगा। और ऐसे एक नहीं 20 एक्सपीरियंसेस आप देख सकते हैं गूगल करके, मार्केट को गिरने में जितना टाइम लगता है रिकवर होने में उतना टाइम नहीं लगता। तो 10,000 डिवाइड बाय 14 आपको मिलेंगे 714 यूनिट्स, एंड 10,000 डिवाइडेड बाय 15 आपको मिलेंगे 667 यूनिट्स। तो अब मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूं, आप मेरे को ये बता दीजिए कि आपके पास टोटल कितने यूनिट्स इन ऑल रखे हैं। तो ये टोटल आप मेरे को बता दीजिए, कुल कितने यूनिट्स हो जाएंगे बच्चों। 1,000 और 1,250, इट इज 2,250। फिर 1,429 ऐड कर लीजिए इसमें, फिर 1,111 ऐड कर लीजिए, फिर 1,250, 1,667, फिर 833, फिर 909, फिर 769, फिर 833, 714 एंड 667। आपके पास है बच्चों 12,432 यूनिट्स। कितने आपके पास? 11,432 यूनिट्स। जब आप इन 12,432 यूनिट्स को बेचने जाएंगे बाजार में 14 रुपए के भाव से, तो आपको कितना पैसा मिलेगा? आंसर इज 1,74,048 रुपीज। और आपका कुल इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का था ये भी आपको पता है। हर महीने आप 10,000 ही लगा रहे थे, तो योर टोटल इन्वेस्टमेंट वॉज 1,20,000। 1,20,000। तो 1,20,000 आपने लगाया और आपने कमाया टोटल कितना पैसा? 54,000, जस्ट होल्ड ऑन, 54,048 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से भी निकाल लें, 54,048 1,20,000 का कितना परसेंट होता है? 45% का मुनाफा है। और अगर आप एग्जैक्ट जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमें फाइनेंशियल कैलकुलेटर का प्रयोग करना पड़ेगा। फाइनेंशियल कैलकुलेटर में बता देगा कि हमें एग्जैक्ट कितने का रिटर्न हो रहा था। तो लोग फाइनेंशियल कैलकुलेटर चाहे तो अपने पास भी ओपन कर सकते हैं। वैसे मैं स्क्रीन पे आपको फाइनेंशियल कैलकुलेटर शेयर करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। हर महीने हमने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया था बच्चों, यस और नो आंसर। और 12 महीने तक यस इन्वेस्ट सर। किया था, और 45% का मैं यहाँ पे रेट मान के चल रहा हूँ। कितने परसेंट का? 45% का रेट। चलिए देखिए कितनी वैल्यू आएगी, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा इसको जूम डाउन कर लें। हाँ चलिए, चलिए लेट्स सी। 1,50,000 हो रहा है हमारा, 1,54,000 था, ठीक है। तो इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं, इसको 48% कर देते हैं, और भी ज्यादा 50% चलिए करके देख लेते हैं। हाँ 1,54,000 के आसपास था, 50% के रिटर्न हैं बच्चों। क्या इतना रिटर्न कोई दुनिया का बैंक आपको देगा? क्या इतने रिटर्न दुनिया का कोई बैंक देगा बच्चों? बिल्कुल नहीं देगा। तो दिस इज द पावर ऑफ एसआईपी। और पावर ऑफ एसआईपी क्यों है? क्योंकि भाई जब भी आपने इन्वेस्टमेंट किया, कभी एनएवी बहुत गिरी हुई थी, तो जब एनएवी बहुत घटी हुई थी आपको रिटर्न बहुत ज्यादा मिल रहा था। जब एनएवी बढ़ी हुई थी तो यूनिट्स कम मिली। तो मिला जुलाकर आपको कॉन्सेप्ट ये नजर आया कि भाई जो पावर ऑफ एवरेजिंग है, एवरेज है, वो आपका मच बेटर यहाँ पे साबित हो गया। एनी क्वेरीज ऑन दिस? एनी क्वेरीज नो ऑन सर। दिस?
No, sir. चलिए, तो हमेशा इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप एसआईपी रूट से जाएंगे तो एडवांटेज इसीलिए आपको ज्यादा नजर आता है, क्योंकि कभी एनआईवी गिरी है तो यूनिट्स बहुत मिल जाएंगी, अगर बढ़ी भी है तो बहुत कम मिलेंगी। अब मान लीजिए किसी बेवकूफ ने मार्च के महीने में पैसा लगाया होता तो उसे बहुत महंगा मिला होता और उसको लॉस हो चुका होता। आपने तो हर मौसम में फल खाया है, तो इसलिए आप तंदुरुस्त हैं एकदम। तो इसीलिए कहता हूं कि स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली सिर्फ वो इंसान पार्टिसिपेट करे जिसके पास दिन भर आंख गड़ा के स्क्रीन पे बैठने का टाइम हो, थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई करके रिसर्च एनालिसिस करें। आपका अपना कुछ काम चल रहा है, आप इन्वेस्टमेंट मार्केट से भी कमाना चाहते हैं, तो एसआईपी रूट जो म्यूचुअल फंड का है बच्चों, उससे अच्छा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि मार्केट देखने का दिन भर का समय हमारे आपके पास होता ही नहीं है। इज दैट अंडरस्टूड? आई होप सो पीपल हैव डन दिस कैलकुलेशन। चलो, तो भाई Yes, किसके sir. लिए कौन सी स्कीम अच्छी है, लेट्स सी। मिस्टर मनी क्या चाहते थे भाई? कि इनका पैसा सेफ रहे, इनका पैसा सेफ रहे। तो भाई अगर सेफ्टी की बात है तो ही शुड गो फॉर डेट फंड। आशा आंटी क्या चाहती थी जरा देख ले एक बार। इनको लिक्विडिटी चाहिए भाई, इनको लिक्विडिटी अगर चाहिए तो इनके लिए ओपन एंडेड स्कीम अच्छी है। रघु भाई साहब क्या बोल रहे हैं? रघु कह रहा है कि मेरे को रेगुलर इनकम चाहिए। ये मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, पूरा लेक्चर उसी पे डिवोटेड होगा। एसडब्ल्यूपी। अनुज कह रहा है मेरे पास तो पैसे नहीं है ज्यादा, मैं हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो अनुज के लिए SIP इज मच बेटर। समझ सर गए? रघु डिविडेंड प्लान भी ले सकता है। हाँ, डिफरेंट प्लान भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट अगेन ज्यादा, जो एक पर्सन था जिसको इनकम में जनरेशन था, कौन है? हाँ, रेगुलर हम्म। इनकम रघु को चाहिए, ओके। नहीं, रेगुलर इनकम चाहिए तो डिविडेंड प्लान थोड़ा सा मैं गलत मानूंगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि डिविडेंड हर महीने नहीं मिलता है, डिविडेंड साल में मैक्सिमम 2 बार मिलेगा आपको, ओके। बट यस। रघु को चाहिए रेगुलर इनकम, तो वो डिविडेंड प्लान से पूरा नहीं हो पाएगा, वो SWP से ही होगा। तो जैसे हर महीने यहाँ पैसा डाल रहे थे, SWP में हर महीने यस सर। निकालते हैं, इन्वेस्ट एक बार करते हैं। तो SIP में ओके। इन्वेस्टमेंट बार बार है, विड्रॉल एक बार। SWP में विड्रॉल बार बार है, इन्वेस्टमेंट एक एक बार। बार। तो कैसे काम करता है, लेट यू नो, नॉट टू वरी। ये हमारा अगला लेक्चर होगा। वॉट इट क्लियर? सबको SIP समझ में आ गई भाई? Yes, यस। sir. Yes, sir. समझ में आ गई? चलिए, तो अगले Yes, लेक्चर sir. में SWP के साथ और भी हम कुछ बातें करेंगे रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट स्कीम चिल्ड्रन। ओके, चलिए, तो आज की सेवा यही होती है समाप्त।